जोहार जहार फुलोगी जोहार पड़ता। तब कैसे नहीं रहो रे बताओ। सब वैसे वैसे हमारे घर किसान भाई बहन मने सब बहुत बढ़िया और बहुत खुश भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा थी। जैसे मौसम है और खेती बाड़ी एकदम पूरा हरा भरा है एकदम एकदम। और मौसम भी एकदम बदला थे। अब तो 1 महीना बाद फिर अब एखन मौसम भी बदले लगी है ने। एकदम बिल्कुल सही कहा थी। तो किसान भाई मन रारी मन कर हमरे कर खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। और हमरे चलत ही देखा थी हमरे कर खेती बाड़ी से जुड़ल देश दुनिया का तमाम तरह के खबर के कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणिमा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राष्ट्रीय बागवानी मिशन पॉली हाउस और नेट शेड की स्थापना के लिए दे रहा है 50 से 75% तक अनुदान। संस्था आत्मा की योजनाओं से राज्य के कई जिलों के किसान हो रहे हैं लाभान्वित। पाउडर रूपी दवाओं के छिड़काव के लिए बेहतर उपकरण है डस्टर। पॉली हाउस और नेट शेड सब्जी, फूल और औषधीय पौधों के बेहतर उपज और बेमौसमी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन पॉली हाउस और नेट शेड की स्थापना के लिए किसानों को 50 से 75% तक अनुदान देती है। बेमौसमी सब्जियों की खेती, फूलों और औषधीय पौधों की खेती के लिए पॉली हाउस और नेट शेड बेहतर होता है। ये साधन महंगे होने के कारण किसान इसके इस्तेमाल से वंचित रह जाते हैं। राज्य के किसान इन पॉली हाउस और नेट शेड लगाकर बेहतर उपज पा सकें, इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन इसकी स्थापना के लिए 50 से 75% तक राशि अनुदान देती है। राज्य के सिमडेगा जिले में संस्था आत्मा कृषि और किसानों के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ वहां के किसान उठा सकते हैं। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से किसानों को खाद, बीज और कृषि यंत्रों का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना, इसके अलावे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जैसे परीक्षण, परिभ्रमण, प्रत्यक्षण, कृषक पाठशाला, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की गोष्ठियों का आयोजन इत्यादि प्रमुख रूप से है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इन योजनाओं द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक और मृदंगिया ये नाम है परवल के उन्नत प्रभेदों के। जो किसान सब्जी फसलों से अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो परवल की ये किस्में उनके लिए अच्छी साबित होंगी। सब्जियों की खेती करने वाले किसान वर्तमान महीना सितंबर से नवंबर तक परवल की रोपाई कर सकते हैं। परवल की अच्छी पैदावार लेने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित प्रभेद है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक और मृदंगिया। बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती अच्छी होती है। परवल का पौधा लगाते समय 4% नर पौधे लगाने चाहिए। इन किस्मों को लगाकर और उचित कृषि कार्यों को करके प्रति हेक्टेयर लगभग 120 से 150 क्विंटल परवल प्राप्त किया जा सकता है। सुकरों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाना अत्यावश्यक होता है। कौन सा टीका कब और कितनी बार लगाना है बता रहे हैं हमारे आज के विशेषज्ञ। सुअर पालन में आप सुकर पालन के लिए जितने भी आप देखभाल करते हैं उसके अलावा उनको कृमिनाशक दवा जरूर दिया जाए और साल में कम से कम सुकरों को 2 बार या 3 बार कृषि कृमिनाशक दवाएं दें और टीकाकरण अवश्य कराएं। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए फसलों पर दवा का छिड़काव करना आवश्यक है। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करने के लिए कृषक इस डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों पर लगने वाले कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव आवश्यक होता है। फसलों पर पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को आसानी से करने के लिए किसान बंधु इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से दवा की बर्बादी नहीं होती और दवा पूरे फसल पर समान रूप से फैलती है।
अब आइए चलते हैं सफल किसान के पास और उनसे मिलकर जानते हैं उनके सफल कृषि जीवन के बारे में। ये किसान अपनी सफल खेती बाड़ी का राज बताते हुए कहते हैं कि ये समय को अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं, इसलिए खेती बाड़ी के काम में भी समय नहीं चूकने देते। सही समय पर बुआई, सिंचाई, उर्वरक प्रयोग इत्यादि कृषि कार्य करते हैं तो इन्हें परिणाम भी अच्छे प्राप्त होते हैं। बिलैती के रोप रही और बहुत सुंदर फरलक और 2 महीना से तोड़ते तोड़ते आवत थी और बहुत सुंदर रेट पाली। एखन 40 रुपये बेचात है और बढ़िया बढ़िया खेती बाड़ी करके छुआ पुता के बढ़िया स्कूल में पढ़ा थी, शादी ब्याह कर ली बेटी मन के और बढ़िया बढ़िया घर दुराम दिले और बढ़िया ढंग से शादी ब्याह कर रही। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की स्थिति नहीं है। उधर सब्जी मंडियों में चली आ रही तेजी जारी है। आने वाले समय में हरी सब्जियों की बाजार में अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी की संभावना है। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भाव पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2500 रुपए से लेकर अधिकतम 4300 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए और प्याज न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज बस इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मने रौरे मन एखन देख ली कृषि समाचार में का एखन देश दुनिया में चलत है खेती बाड़ी है ने परतुदा और साथ ही एखन साग सब्जी के बस जब बाजार में लेबै तो भाव का चलत है सेकर बारे में भी जान गेलै। संगे संगे मौसम कर जानकारी भी जान गेलै कैसन कैसन मौसम बदलते जाते मौसम कर मिजाज का रही एखन सेकर बारे में भी जान गेलै। तो परतुदा एखन तो एखन एगो छोटे कुन विराम कर समय होला के। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाई मने हमरे ठिन जानकारी बहुत है लेकिन इकर पहले लेवत एगो छोटे कुन विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम कर बाद रौरे मन कर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परतुदा राउर के भी स्वागत। राउर के भी बहुत बहुत स्वागत है। तो परतुदा एखन जानकारी तो बहुत कुछ लेके आए हो परतुदा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा थी फुलोदी। हम कहे चाहब कि खेती बाड़ी तो किसान माने करबे करत है लेकिन साथे साथे जे तालाब है, जे छोटा छोटा तालाब खोद के जेकर में की मछली पालन भी करे ना। हाँ एखन पानी भर जा है तो उगर में कालन अगर किसान भाई माने अगर मछली कर जीरा जी जे बच्चा होवेला, अच्छा, ओकर संचयन करके ओके डालें
डालल बाद ओकर तालाब कर देखभाल कैसे करल जाए इकर बारे में अगर जानकारी उमन के मिल जाए तो अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सके ना। तो और बहुत बढ़िया बात कहली परतुदा काहे कि देखो अगर जो तालाब में मछली पालन करत है वो तालाब के अगर साफ सुथरा हमरे अगर किसान मन नहीं रखबे तो भाई मछली तो एकदम डालल बादे भी मर जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहती है। ओकर सफाई, हाँ ओकर सफाई बहुत जरूरी है। हाँ चारा उरा दाना वाना भी डाले जरूरी है। तो ये सब पूरा तरह का जानकारी के बहुत जरूरी है जाने किसान भाई मने। तो रारू मन के चलो ले चलते हमरे कर विशेषज्ञ और विशेषज्ञ जो है कि तमाम जानकारी के समेट के लान ले हमरे कर किसान भाई बहन मन के अच्छा से जानकारी देवेले और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मंजू श्री तिर्की। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज हजारीबाग आई है, जहां आज हम बात करेंगे पशुओं में टीकाकरण का महत्व के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र चौधरी। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हेलो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है पशुओं में टीकाकरण का महत्व, तो पशुओं में टीकाकरण कब करनी चाहिए और इनकी शुरुआती दौर में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जी, ऐसा है कि टीकाकरण जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जानवरों के लिए, खास करके जो पशुपालक जानवर पालते हैं उनको यह जानना चाहिए कि जो टीकाकरण है वो कौन सा टीकाकरण कब कराना चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिफोर ऑनसेट ऑफ रेन, मतलब वर्षा के पहले जो 3 टीकाकरण है, HSBQ, एंथ्रेक्स, तीनों का अलग नाम है। हिंदी में कहीं गलघोटू बोलते हैं, कहीं उसको खसरा बोलते हैं, लंगड़ा बोलते हैं, सब अलग अलग नाम है। लेकिन ये तीनों बीमारी बरसात के पहले सरकार की तरफ से भी व्यवस्थाएं हैं कि आप टीकाकरण करवाइए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमें जो लगता है कि किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने जानवरों के प्रति समर्पित नहीं है। उनको बरसात के पहले निश्चित रूप से जो नियरेस्ट, जो नज़दीक में उनका हॉस्पिटल है, वहाँ जा कर के अपने नियरेस्ट डॉक्टर से या वहाँ के जो भी स्टाफ है उनसे मिलके टीकाकरण तीनों का जरूर करवा दें। इससे क्या होता है, अगर ये टीकाकरण नहीं होता है तो इससे हेवी लॉस होता है जानवरों का और पशुपालक काफ़ी घाटे में होते हैं। बहुत सारे पशुपालक ऐसा बोल देते हैं कि नहीं, टीकाकरण कराने से मेरे गाय का दूध घट जाता है, भैंस की दूध घट जाती है। ये कमजोरी है किसानों का। किसानों को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि ठीक है 1-2 दिन तो दूध घटेगा, लेकिन इसके बाद वही गाय जब बढ़िया से रहेगी तो आपको सालों भर फिर दूध करेगी, आपको समस्या कम होगी। और इसके बाद एक होता है आपको रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग केटल प्लेग बोलते हैं। वो एक ऐसा बीमारी है कि वो अगर होता है तो लाखों लाख जानवर मर जाते हैं। लेकिन झारखंड सरकार, बिहार सरकार, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसका स्कीम चला जिसके तहत ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हाँ, लेकिन फिर भी एनुअल साल में एक बार इस बीमारी का टीकाकरण होते रहना चाहिए। और जो एक महत्वपूर्ण बीमारी उसको हम बोलते हैं खुरहा और चपका, जिसका नाम है FMD इंग्लिश में बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, जानवर की मृत्यु तो कम होती है लेकिन जानवरों का जो प्रोडक्शन है, मतलब दूध बढ़ाने की जो क्षमता है वो घट जाती है। पाल जो रखने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। इसलिए 6-6 महीना पर इसका भी वैक्सीनेशन किसान भाई चाहे पशुपालक जो है वो ज़रूर कराएं ताकि उनको इसकी भरपाई हो सके। एनुअल लॉस जो होता है वो इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, खुरा और चपका से। और इसका वैक्सीन है, अगर इसका प्रॉपर वैक्सीन किया जाए तो हमको नहीं लगता है कि ये समस्या रहेगी और फिर खुरा चपका हो जाए। और कुछ बरसात के दिनों में और सारी बीमारियां फैलती हैं, उससे बचाव के लिए जहाँ वाटर लॉगिंग है उसको ख़त्म करना चाहिए, वैक्सीन इन्फेक्शन जहाँ हो उसको दूर करना चाहिए। यही सब व्यवस्थाएं हैं जो कि किसान को इससे लाभ मिलेगा और वो अपने नज़दीक के पशु चिकित्सालय से मिलें, उनसे बातें करें। और इसके अलावा भी सबसे हम महत्वपूर्ण बात है, सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत तो है ही यह सारी वैक्सीन हर क्या कहते हैं दुकान में उपलब्ध है। और जो प्राइवेट्स हैं, जो देहात में किसान पशुपालक की सेवा करते हैं, वो लोग भी चाहे उन लोगों के द्वारा भी वैक्सीन की सेवा उपलब्ध है। अगर सरकारी व्यवस्था से, सरकार की व्यवस्था से अगर दूर आप हैं तो आप हॉस्पिटल
से नहीं करा करके आप प्राइवेट भी करवा सकते हैं। ये सब सारी व्यवस्थाएं हर जगह उपलब्ध है। लेकिन फिर भी पशुपालकों से मेरा अनुरोध है, जैसे भी हो, चाहे वो सरकारी व्यवस्था से हो, स्वयंसेवी संस्था से हो या अपने से हो, लेकिन वैक्सीन जरूर कराएं। ये चारों वैक्सीन अगर कराते हैं HSBQ, एंथ्रेक्स, RP प्लस FMD, तो आपकी जानवर बहुत सुरक्षित रहेगी और सालों भर आपका सब गाय भैंस जो भी है वो आपको सुरक्षित रहेगा। कहीं से कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होगी। यही किसानों का काम है। छोटे जानवर में सबसे, उसको हम लोग काफ मोर्टेलिटी वगैरह बोलते हैं। होता क्या है कि अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, इसमें बहुत सारा सेमिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है कि जो फीमेल काफ है, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ द काउ, माने वो भविष्य का गाय है और वो सबसे ज़्यादा मर रही है, इसलिए कि उसका जो बॉडी का रेजिस्टेंस है बहुत कम है। हमारा जो इंडियन कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जो रख रखाव की जो स्थिति है बहुत पुअर है ना, उसके चलते उसको बहुत इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के चलते वो जो काफ है या बाछा बाछी जो भी है वो जी नहीं पाता है, और ये जो जी नहीं पा रहा है इसलिए इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। और उसके सबसे महत्वपूर्ण जो गाय का दूध है, जो पहला दूध, जैसे गाय जिस दिन बच्चा देती है तो जनरली देहात में क्या होता है कि गाय के दूध को वो नहीं पिलाते हैं, है ना, कहते हैं कि नहीं, बल्कि उसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, पहला दूध है ना, माँ का पहला दूध है कोलेस्ट्रम, वह देना उसको बहुत जरूरी है। जो ही बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही गाय का जो पहला दूध है उसको खिरसा जिसको हिंदी में बोलते हैं वो जरूर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि ये बॉडी के स्ट्रेंथ या इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं उसको बढ़ाते हैं, और जब बॉडी का इम्यूनिटी वो बढ़ा देगा तो उसको रोग रोधक क्षमता जिसको हम लोग हिंदी में कहें, रोग रोधक क्षमता जब उसकी बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से वो इस पृथ्वी पर जी सकेगा। और आगे भी हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बाछी हो, बाछा हो या मेमना जो भी है, सबको अपने माँ का दूध जरूर पिलाइए, उससे उसकी रोग रोधक क्षमता बढ़ेगी। वैक्सीन तो सेकेंडरी फैक्टर है, क्योंकि हम लोग वैक्सीन देते हैं 3 महीना के बाद, क्योंकि जो काफ वगैरह है उसका 3 महीना तक सिंगल स्टोमिक होता है, मतलब एक पेट होता है। तो एक पेट में वो क्या करते हैं कि दूध पीते हैं, और 3 महीना के बाद वो 4 चैम्बर का हो जाता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एवोमेजम, तब वो खाना पचाना शुरू करती हैं, ये भूसा घास ये सब खाने लगती है। उस पीरियड में तो अलग अलग व्यवस्था है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है काफ में, जो हाउ टू कंट्रोल द काफ मोर्टेलिटी, उसमें सबसे पहला कारण है कि उसको 3 महीना तक ऐसी दवा दीजिए जो आदमियों को दिया जाता है, जैसे पिपराजीन वगैरह है, हाँ, पिपराजीन लिक्विड वगैरह आता है मार्केट, इसको देना चाहिए। फिर जब 3 महीना बीत जाए, जब 4 स्टोमिक हो जाती है, तब एल्बेंडाजोल ग्रुप का अल्बोमार है, एल्बिडोल है, ये सब देते रहेंगे। और थोड़ा सा विटामिन A, D के प्रिपरेशन के रूप में, जिससे वैमरल है जो उसमें विटामिन A, D है, ये सब अगर आप धीरे धीरे पिलाते हैं और उसको महीने में एक बार अगर डीवर्मिंग करते हैं तो निश्चित रूप से बाछी और उसको बढ़िया से खाना पीना हरा चारा मिले तो हमको लगता है कि 14 महीने के अंदर में वह बाछी निश्चित रूप से कंसीव करेगी, उसका प्रॉपर ग्रोथ होगा और वो एक देश के लिए, समाज के लिए, इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा वेल्थ बन के तैयार हो। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी पशुओं में टीकाकरण के महत्व के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत। वाह फुलोदी, ये तो बहुत बढ़िया जानकारी रहलक। और किसान मने जे हैं जो तालाब में मछली पालन करें ना, उनके के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकेला। एकदम बहुत, और बढ़िया से जानकारी भी मिल गया कि तालाब करके मने कैसे सफाई करे के चाहिए। सफाई सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रहलक मछली पालन का। अब डॉक्टर से पूछा थी कि ये मौसम में तेलहनी फसल के बारे में अगर हमरे जानकारी देवती किसान भाई मन के तो कैसन रही? तो बहुत बढ़िया रही बात, इस जगह उठाली पड़तो और वो भी वैकल्पिक तेलहनी फसल के बारे में। हाँ, जेकर में कि तोरिया और सरगुजा कर खेती के बारे में अगर हमरे किसान भाई बहन मन के अगर जानकारी देवल जाए तब एकदम बहुत बढ़िया रही। बहुत बढ़िया रही। तो खाली देरी करब, चलो एकदम बढ़िया से जानकारी लेवा थी कि सरगुजा और ये जे तोरिया कर जे खेती होएला, एकर वैकल्पिक तरीके से अगर हमरे किसान भाई बहन मने खेती करबे तो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकेला, ज्यादा से ज्यादा फसल भी हो सकेला और बाजार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी मिल सकेला। एकदम सही कहती। तो चलो हमरे कर विशेषज्ञ टीम चलती है। हमरे कर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर BK सिंह। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे वैकल्पिक कृषि कार्य के लिए, जिसमें
तोरिया एवं सरगुजे की खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर BK सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, इस जुलाई महीने में कुछ ज़्यादा बरसात होने के कारण हमारे कुछ किसान भाइयों का जो खेत अरहर और उड़द मूंग बोते हैं वो छूट गया है। उस खेत में कौन सी वैकल्पिक फसल बोकर वो अच्छा लाभ ले सकते हैं, उसमें तोरिया और सरगुजा प्रमुख है। तोरिया एक ऐसी फसल है जो कि आप बो करके 80-85 दिन में आप उसको जो है फसल ले सकते हैं और उसको काटने के बाद गेहूं की देर से बोने वाली प्रजाति आप बो सकते हैं। तोरिया की जो सबसे अच्छी प्रजाति हो PT 303 है, PT 330 है और भवानी है, उत्तरा। ये प्रजाति आप जो है प्रति हेक्टेयर की 5 किलोग्राम बीज के दर से आप इसका प्रयोग करें। और एक चीज़ और बता दें कि बीज का उपचार अवश्य करें, क्योंकि आजकल जो है जो बीज मिल रहा है वो अगर प्राइवेट कंपनी से मिल रहा है तो उसमें उपचारित नहीं रहता है। तो आप बीज का उपचार जो है वो बेवेस्टिन से अवश्य करें, जो कि 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का उपचार बोने के पहले कर लें। किसान भाइयों, जो भी तिलहनी फसल है, खास करके तोरिया में सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। हमारे किसान भाई इसमें 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 25-25 किलोग्राम दें और साथ में 20 किलोग्राम वो सल्फ़र का प्रयोग अवश्य करें। जो किसान भाई सल्फ़र प्रयोग करना चाहते हैं वो फास्फोरस को सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से अगर देंगे तो उनको प्रचुर मात्रा में फास्फोरस मिल जाएगा। किसान भाइयों, लाइन से लाइन की जो दूरी आप तोरिया में रखेंगे वो 30 से 30 सेंटीमीटर रखेंगे तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखेंगे। एक और चीज़ जो आती है कि खरपतवार का नियंत्रण आप कैसे करें। अगर आप लाइन से बोए हैं तो फ्लूक्रोलेरिन नाम के एक दवा होती है जो कि 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप जो सिंचाई की बात आती है हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है रेनफेड मतलब है कि वर्षा आश्रित खेती होती है, लेकिन एक सिंचाई आप जब उसमें फली आती है तो एक सिंचाई आप उसमें कर सकते हैं। और ये जो है एक सिंचाई जब फली आने की जिसमें दाना उस समय पड़ता है उस समय आप एक सिंचाई अवश्य करें। किसान भाइयों, जहाँ तक बात है रोग और कीड़ा की, तो तिलहनी फसल में ज़्यादातर जो हमारी ये तोरिया फसल है इसमें ज़्यादा रोग और कीड़ा नहीं आता, लेकिन तब भी अगर मौसम थोड़ा सा बादल अगर कहीं जल्दी बरसात हो गई, जो जाड़े वाली बरसात होती है कभी कभी, तो इसमें माहू लगने का डर रहता है। और अगर इसमें माहू जो है बहुत छोटा छोटा, जिसे चिपा भी आप कहते हैं, वो पत्तियों पर और उसके जड़ में जो है वो चिपके रहते हैं, तो उसके लिए आप अपने जो खेत है, खेत के चारों तरफ निगरानी करें और आपको जहाँ कहीं भी 1-2 पौधा दिखे तो उसको आप तुरंत तोड़कर कहीं दूसरे खेत में मिट्टी में गाड़ दें। लेकिन अगर किसान भाई ज़्यादा अगर जो है माहू का प्रकोप हो जाता है, क्योंकि माहू जो है तोरिया या सरसों के लिए ये बहुत बड़ा कीड़ा होता है और ज़्यादा नुकसान करता है, तो क्लोरपाइरीफास नामक दवा जो कि 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा का मिलाकर और नैपसेक स्प्रेयर जो कि पीठ पर जो मशीन ला दी जाती है पीठ पर रखकर और उससे आप इसका छिड़काव कर दें तो आप जो है लाही का जो है, जैसे लाही कहते हैं, एफिड कहते हैं, माहू कहते हैं, उसका आप नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि तोरिया जो है ये फसल जो है ये पैदा तो खेत में किया जाता है, लेकिन इसका जो दाना पकता है वो जाके खलिहान में होता है। और जब इसका जो है 50-60% करीब दाना इसका जब पीला पड़ जाए, वो पौधा पीला पड़ जाए, उसी समय इसकी कटाई कर लेना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से आप दूसरी फसल गेहूं की बो सकते हैं। और गेहूं की जो देर से बोने वाली प्रजातियाँ, खास करके HUW 234 या NW 2036 नामक प्रजाति है, जिससे कि आप देर से बो करके और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने तोरिया के बारे में बताया, आप अब हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सरगुजा की खेती करनी हो तो वो किस प्रकार करेंगे। किसान भाई, ये सरगुजा जैसे आप लोग इसको जानते हो, अंग्रेजी में इसको नाइजर बोलते हैं, और ये भी जो है 100 से 105 दिन की प्रजाति होती है। जो किसान भाई अभी इस शुरुआत में बो सकते हैं तो वो बिरसा नाइजर एक प्रजाति है जो कि 105 दिन में तैयार होती है। लेकिन जो किसान भाई को अभी बोने में, खेत तैयार करने में करीब 1-आध हफ्ते लगेंगे, वो किसान भाई बिरसा नाइजर 2 या बिरसा नाइजर 3 की प्रजाति नामक प्रजाति की बुआई करें। किसान भाइयों, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर लगता है। इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी होती है 30 सेंटीमीटर रखेंगे, और जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। इसका बीज बहुत छोटा होता है। आप पौधे से पौधे की जो दूरी रखी जाती है, ये जब पौधा आपका जम जाए और जब ये
15 दिन के करीब हो जाए उस समय इसकी जो है बिरलीकरण जिसे कहते हैं थिनिंग, बीच बीच से पौधा को उखाड़ देना, ये ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हमारे किसान भाई अक्सर जो है क्या है कि लालच कर जाते हैं कि ज़्यादा पौधा होगा ज़्यादा उपज होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक पौधे को उसको खाने के लिए उसको जो है पोषक तत्व चाहिए वो और हवा चाहिए, तो उसके किनारे जितनी भी ज़मीन है, बराबर ज़मीन अगर है तभी वो जो है अच्छा पौधा तैयार होगा और अच्छी उपज देगी। इसलिए किसान भाइयों से ये हम बताएंगे कि जो 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको पौधे को, जो बीच में और पौधे आते हैं उसको उखाड़ कर बिरलीकरण कर दें। किसान भाइयों, जहाँ तक बात है तिलहनी फसल का, मैं पिछली बार भी बताया कि तिलहनी फसल में सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। और सल्फर देने के लिए अगर कोई दूसरी चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप जो डीएपी का प्रयोग करते हैं फास्फोरस देने के लिए, वो सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में अगर हम फास्फोरस देते हैं तो उसको प्रचुर मात्रा में सल्फर मिल जाता है। सल्फर क्या होता है, ये जो है जो हमारे तिलहनी फसल में जो तेल बनता है उसकी मात्रा को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है, इसमें ज़्यादा सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक हमारे रेनफेड जो हमारा वर्षातीत जो फसल है उसके ऊपर ये काम करता है। और एक जो इसमें खरपतवार की बात आती है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है खरपतवार की समस्या आती है, तो किसान भाई अगर बोने के तुरंत बाद पेंडामिथलिन का प्रयोग करें। पेंडामिथलिन एक ऐसी क्या कहते हैं खरपतवार नाशी है जो कि 1 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट बोला जाता है। हमारे यहाँ जो पेंडामिथलिन मिलता है वो 30 EC का मिलता है, उसमें परसेंटेज लिखा होता है 30 EC। तो इसलिए जो है 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से जो पेंडामिथलिन की जो दवा मिलती है उसको प्रयोग करना चाहिए। और इसको 600 लीटर पानी करीब 1 हेक्टेयर में लगता है। और बुआई के करीब 3 दिन के अंदर, 2 दिन से मतलब 48 घंटे के बाद और 72 घंटे के अंदर इसका छिड़काव कर देना चाहिए, जिसे कहते हैं प्री इमरजेंस। मतलब है कि बीज निकलने अंकुरित होने के पहले ही इसका प्रयोग कर देते हैं, तो इससे जो है हमारा जो खरपतवार है उसका नियंत्रण हो जाता है। दूसरी चीज़ जो किसान भाई नहीं कर पाते हैं, फ्लूक्रोलिन नामक एक दवा होती है जिसको 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उसका प्रयोग कर सकते हैं, या आइसोप्रोट्यूरान का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका प्रयोग करते हैं। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी वैकल्पिक कृषि खेती के बारे में, विशेष करके तोरिया एवं सरगुजे के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ लेते विदा, जोहार। पर तो दा ये जानकारी तो देखो बहुत बढ़िया लागला कर हमके उम्मीद करत है कि ई जानकारी के देख के हमरा के किसान भाई बहन मन बहुत लाभान्वित होई होबे। एकदम सही कहते और मैंने उम्मीद करत है कि जानकारी के बाद खेती भी बहुत अच्छा तरीका से बिल्कुल सही कहते हैं। बाजार में भी बढ़िया मुनाफा मिली है। तो और जानकारी है का फिलहाल? जानकारी तो बहुत है, पर तो दार हम इनकर हर बार कोशिश रहे कि हमरे के किसान मन ले हमें अच्छा से अच्छा जानकारी लेके और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फायदा हो सके यह बारे में, हाँ यह बारे में हमरे पूरा कोशिश करीला। हमरे कर टीम पूरा कोशिश करे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमरे कर किसान भाई बहन मन के फायदा हो सके। जी, तो समय कर तो कमी है, समय न के जी। तो किसान भाई मन हमरे कर कार्यक्रम कैसन लागला कि कर बारे में कोई सुझाव हुई या फिर खेती बाड़ी से जुड़ल कोई समस्या हुई या ऐसा कोई जानकारी हुई जो हमरे के मालूम न के, तो उकर ले जरूर से जरूर हमरे के खत लिख भेजू। और परतुदा अगर ये कार्यक्रम में अगर कुछ नयापन भी अगर हमरे कर किसान भाई बहन मन चाहत है, हाँ। कुछ नया जानकारी अगर चाहत है या फिर कुछ नया मने कर बारे में कार्यक्रम में कुछ फेर बदल अगर भी करे चाहत है, तो उकर बारे में जरूर रौरे मने बेहिचक हमरे के लिख भेजू। और खत लिखे ले रौरे मन के पता कर आवश्यकता पड़ी तो किसान भाई बहन मने फटाफट पता भी नोट कर लो। हमरे कर पता है कि कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। तो यह तरी हमरे कर कार्यक्रम के देखते रहो और लाभान्वित होते रहो। अगले अंक में हमरे ढेर सारा जानकारी लेके फिर आओ। तब तक ले हमरे के और हमरे कर पूरे टीम के यहाँ पर देव इजाजत। जोहार।